हेलो। हेलो। देखना वॉइस वगैरह चेक कर लो एक बार। ठीक है। ओके चंचल ज्वाइन करो फटाफट। हम्म। अब बेटा यहाँ से आप लोगों का थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज भी काम आ जाएगा। केमिस्ट्री का अगर बेसिक नॉलेज है आपको, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, तो हर चीज एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर बताएंगे बेटा तो इतना समय नहीं लगेगा अपने को। हम्म। चलो बेटा जल्दी से बात करते हैं, जल्दी से बात करते हैं। मैं अभी आपको जो पढ़ाऊंगा वो केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, और ये हो रहा है क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं बच्चे अपकमिंग नीट 2026 के लिए। तो क्रैश कोर्स के हिसाब से ही आप उम्मीद करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों के केमिस्ट्री में अच्छे हैं और उसमें बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपने जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो हर चीज का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं करेंगे। चलो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। बहुत ही पहला पहला सो पॉइंट है मेरे पास। पहला पॉइंट मेरे पास आता है यार, इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना। मैं इंटरनल एनर्जी दो अलग अलग टाइम पे पढ़ाऊंगा, जैसे एक तो फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। पहले इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ मैं आपसे बेटे डिस्कशन करना चाहता हूं। मुझे आप ये बताओ, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इंटरनल एनर्जी इज अ सॉरी नॉट टाइम हियर, टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये कैसे कैसे आ रहा है? मैं देखो क्वेश्चन ओरिएंटेड नॉलेज आपको दूंगा, क्वेश्चन ओरिएंटेड नॉलेज दे रहा हूं बेटे। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी बात कर रहा हूं। अब आई होप कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहां पे सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं। सॉलिड की बात इलास्टिसिटी में कर चुके हैं, लिक्विड की बात खूब सारी फ्लूइड के अंदर हम कर चुके हैं। फिर सॉलिड में अपने टेम्परेचर वेम्परेचर भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गैस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी गैस की इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यहां पे टी फॉर टेम्परेचर होगा बेटा, गलती से मैं टाइम बोल दूं तो अब टेंशन मत लेना, वो इसलिए कि मैं बाकी कहीं पे पढ़ा रहा हूं तो मोस्टली टी ही होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो कहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी नहीं है, फंक्शन है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटे या इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और एक जगह इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम पे डिपेंड करी। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटे, लिख देता हूं। यू से मेरा मतलब इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। टी से मतलब क्या है? टेम्परेचर। और वी से मतलब क्या है? वॉल्यूम। और एफ से मतलब क्या है? फंक्शन। ठीक है। कौन सी दो गैसों के लिए ऐसा हो रहा है? एक रियल गैस है, एक आइडियल गैस है। ठीक है, चंचल ज्वाइन किया आपने? अगर ज्वाइन किया बेटा जल्दी से लिखो मैसेज, आर यू देयर? बताओ कौन सी दो गैसों के लिए ऐसा हो रहा है कुशाल? कौन सी रियल है बेटा और कौन सी इसके अंदर इमेजिनरी? नहीं बोलूंगा बेटा, एक होती है रियल और एक होती है आइडियल। कौन सा रियल गैस और कौन सी आइडियल गैस? इसमें से कौन सा रियल गैस के लिए वैलिड है, कौन सा आइडियल? पहला क्वेश्चन नीट में आने का चांस यहीं से आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल या ट्रू फॉर रियल गैस और आइडियल गैस? दोनों में कुछ भी आ सकता है बेटा। तो ये किसके लिए वैलिड है जल्दी बताओ, ये किसके लिए वैलिड है बेटा? ये जो है हमारे पास ये है आइडियल गैस। लो पहला क्वेश्चन बेटा यहीं से मिल गया। आइडियल गैस, आइडियल गैस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आसान भाषा में कह दूं मेरे बच्चे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बात यहां पे आ रही है, बात यहां पे आ रही है। इसको बोलो बेटे, ये वाली गैस कौन सी है? ये है रियल गैस। रियल गैस जिस पे किस पे क्या कहते हैं बेटे डिपेंड कर रही है? रियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मैं बाई मिस्टेक वेलोसिटी लिख दूं तो मत वो सोचना बेटा, क्योंकि कुछ क्लासेस में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन भी पढ़ा रहा हूं, तो इनकेस का भी बोल लो, लेकिन वी फॉर यहाँ पे वॉल्यूम है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है चंचल बेटा, गुड आफ्टरनून। तो ये ध्यान रखना, ये देखो जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करें बेटा, इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो आइडियल गैस है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है तो रियल गैस है। मतलब ये होता है बेटा, मतलब ये होता है कि आइडियल गैस में क्या होती है? ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो किससे रिलेट करती है?
टेम्परेचर से। सुनते जाओ, समझते जाओ, छोटा छोटा क्वेश्चन जुड़ रहा है। आइडियल गैस, आइडियल गैस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो मेरे बच्चों, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू नहीं लिखूंगा, यू इंटरनल के लिए हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। काइनेटिक एनर्जी किससे से रिलेट आ रहा है? टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर बढ़ना, शायद मैंने बताया भी था, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसी को बेसिकली टेम्परेचर बढ़ना कहते हैं। तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी, आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी बेटा टेम्परेचर से रिलेट करती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर से। अब मुझे बताओ रियल गैस, वास्तविक गैस, जो वास्तविक गैस है, रियल गैस है बेटे जी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। बेटा काइनेटिक एनर्जी तो रिलेट कर गई टेम्परेचर से, काइनेटिक एनर्जी रिलेट कर गई सीधा टेम्परेचर से, तो पोटेंशियल एनर्जी रिलेट कर गई सीधा वॉल्यूम से। समझ लेना, एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा हुई और अगर वो रियल गैस है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा हुई तो, और अगर वो रियल गैस है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई? पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा होने को ही तो बेटा वॉल्यूम चेंज होना कहते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड कि ज्यादा फैला दोगे भाई ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, कम फैला दोगे तो कम वॉल्यूम हो जाएगा। ज्यादा और कम होने पर क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है? मतलब बेटा पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली किससे रिलेट हो रही है? वॉल्यूम से। समझ लेना इस बात को। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड है, सबको पता है यार, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, चंचल ठीक है ना बेटा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, सबको पता है। मेरे हिसाब से अगर नीट को क्वेश्चन देना चाहिए तो बेटा नीट को ये वाला क्वेश्चन देना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है, और अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और वहां पे ब्रैकेट में लिखते बेटा रियल गैस की बात हो रही है, तो तुरंत क्या बात होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, वो आयतन से जुड़ी हुई होती है, ठीक वैसे ही जैसे गतिज ऊर्जा तापमान से जुड़ी हुई होती है। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? यहां से आगे बढ़े तो क्या आपने पढ़ा? आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे, रियल गैस है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। मेरे हिसाब से बेसिक क्वेश्चन यहां पे आना चाहिए, ये या ये वाला पूछना चाहिए, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यही होगा क्या? कौन सा IMF है बेटा? ये कौन सा IMF है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्सेस। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, सॉलिड, लिक्विड, उसके बाद में रियल गैस, उसके बाद में आइडियल गैस। समझना बेटा, टॉपिक और क्वेश्चन से जोड़ते हुए चलूंगा आप लोग को। क्या ये सही है या नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे बेटा ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है, सॉलिड, लिक्विड, रियल गैस और आइडियल गैस, इस वाले में बेटा जी ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है, चंचल बेटे बताओ क्या ये सही है या कुछ करेक्शन का चांस है इसमें? देखो चंचल बताओ बेटा, पानी दे तो यार जरा, मुझे लग रहा है या तो 1-2 दिन 3 दिन से पैदल चलना शुरू कर दिया तो पसीना और ज्यादा आने लग गया, उसी की करामात हो रही है। अगर तबीयत खराब होगी ना बेटा तो लैपटॉप पेन टैप से पढ़ेंगे, मगर पढ़ेंगे जरूर। सही है गलत है कमेंट्स फटाफट दो भाई, एग्जाम में आ सकता है बेटे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा अणुक बल जिसे बोलते हैं बेटा, तो वो जो है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर रियल गैस में होता है, फिर आइडियल गैस में होता है, ठीक है। तो बताओ बेटा ये बिल्कुल सही है एकदम। ये कौन है भैया? ये करण नाम से एक तो यहाँ पे आप तो तू क्यों कमेंट कर रहा है बेवकूफ?
अच्छा, तो डायरेक्ट ऐसे बोलता, बीच में मीडियम है, तेरे जो साउंड जो है बेटा वो मेरे ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर सकते हैं, तो क्यों इतना दिमाग लगा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही बेटा। इसलिए सही है, इसलिए सही है क्योंकि ऑब्वियस बात है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास में है, फिर लिक्विड में, फिर रियल गैस में, फिर आइडियल गैस में। सही बात यह है कि वास्तव में आइडियल तो होता ही नहीं है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे रियल गैस को हम आइडियल गैस की तरह बिहेव करता हुआ मानते हैं। फिर से बोल रहा हूं, रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस। वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार कर सकती है? व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। अभी आपके ऊपर है कि आप नोट्स में लिख लेना, मैं ये लिख नहीं रहा हूं। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे आइडियल जो रियल गैस है आइडियल गैस की तरह होती है, ठीक है, ये बेटा बिल्कुल सही है। अब यहां से जस्ट अपोजिट में बात करूं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किनके पास होती है बेटा? आइडियल गैस वालों के पास, और आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। सुनो बेटा, समझो, ये वो पॉइंट है जो मिस्टेक करा सकता है। सॉलिड, लिक्विड, रियल गैस, आइडियल गैस, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी? और आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है? 0। बाकियों की माइनस में होती है। चंचल, बाकियों की बेटा क्या होती है? माइनस में। तो कई बार ये हमें पचता नहीं है, आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आइडियल गैस को पहले सोचते हैं 0 होती है तो ये सबसे कम कर देते हैं। पर यहीं पर बेटा क्वेश्चन, यानी कि मेरे हिसाब से अगर अब क्वेश्चन बने बढ़िया क्वेश्चन में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बेटा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वो क्या पढ़ के जाते हैं? आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो दिमाग में क्या आता है कि भाई इनकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो बाकियों की इनसे ज्यादा होगी। बट द प्रॉब्लम इज, ये 0 होने के बाद भी क्या है? सबसे मैक्सिमम है। 0 होने के बाद भी सबसे क्या है? मैक्सिमम है। तो बाकी क्या है? बाकी नेगेटिव है। अरे यार, माइनस से तो 0 बड़ा ही होता है ना, इसलिए 0 ज्यादा है। बताओ, ये बात समझ में आ गई? ठीक है चंचल बेटा? हाँ, वाई हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर? बेटे एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो। क्या आप, अच्छा चलो, मैं जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाऊंगा बेटा तो आपको बताऊंगा कि वाइब्रेशनल भी मोड एक्टिव हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पे बेटा जो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो VRMS से उतनी ही जल्दी रिलेट करेगा। और आप प्रेशर कम करना जरूरी है। अगर प्रेशर को आप कम करोगे, लो प्रेशर होगा। अब आप खुद सोचो कि मैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? PV इज इक्वल टू NRT। अब हम जानते हैं बेटा PV इज इक्वल टू NRT में अगर मैं कहूं कि P कम है और बेटा उधर T ज्यादा है, तो आप खुद सोच लो कि क्या V की वैल्यू निकाली जा सकती है? ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। दूसरी चीज, जब अपने वो पढ़ेंगे अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें वाइब्रेशन वाले जो टर्म है, यानी कि वाइब्रेशन के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ जाते हैं। कब? एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, चलो यहां से बेटे मैं बहुत सिंपल सी बात करूंगा आपसे। अजम्पशंस, अजम्पशंस स्पेलिंग बोलो जल्दी से। TI, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। या बेटा मैं सही बताऊं तो आपसे कौन से गैस की बात कर रहे हैं हम लोग? आइडियल गैस की बेटा। मतलब कि पोस्टुलेट्स बोल दो, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ KTG, या मैं आसान भाषा में बेटा आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, IDAL, आइडियल गैस। चलो, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है, बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप डिप्रेशन में है, तो मैं कहूंगा हाँ। फिर आप पूछेंगे डिप्रेशन की स्पेलिंग बताओ, मैं कहूंगा डिप्रेशन में नहीं हूं, मैं सैड हूं, क्योंकि SAD इज इजी स्पेलिंग। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं पोस्टुलेट लिखने से बच रहा था, फिर मैंने कहा अजम्पशन पूछ ही लिया तो पोस्टुलेट भी लिख दो इसके। सबसे पहली चीज बेटा, सबसे पहली चीज कि आपको क्या मानना है बेटा, इनका ग्रेविटी इफेक्ट जो है वो 0 है। चलो ऐसे लिख देता हूं बेटा, ग्रेविटी इफेक्ट 0। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मॉलिक्यूल्स की। देखो कई सारे हैं बेटे, मैं सिर्फ काम की बात करूंगा। जो आपके आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ग्रेविटी इफेक्ट 0 है, मतलब इस ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब mg से कोई लेना देना अपने को नहीं है। दूसरी चीज बेटा हम क्या लेके चल रहे हैं? टाइनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स, टाइनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल पार्टिकल, बेटा जो भी आप सही समझ जाओ इसमें। तो हम लेके चल रहे हैं आइडेंटिकल, मतलब किसी एक गैस के जो मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे एक ही जैसे अज्यूम किए गए हैं।
एज दूसरे गैस से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। किसी एक गैस में जितने मॉलिक्यूल हैं सबके सब आइडेंटिकल है, सबके सब एक जैसे हैं, टाइनी है, और उनमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन जो है बेटा वो नहीं लग रहा है, और ग्रेविटी इफेक्ट भी नहीं लग रहा है। अच्छा ये भी नहीं बेटा, जब ये सब नहीं लग रहा है तो मैं फिर कह दूं कि ओनली काइनेटिक एनर्जी। जब बेटे आपस में कोई लेना देना नहीं है, आपस में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा बेटे, तो अगर कोई फोर्स नहीं काम करेगा तो मैं क्या लिख दूं कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। दैट सिंपली मींस कि वही क्या होती है बेटे, टोटल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होती है जीरो। देखो समझो, सुनो बेटा, चंचल क्लियर हो रहा है बेटा? ये ध्यान सुनो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम हाँ क्या कह रहे हो? हाँ कॉलिजन बताऊंगा ना यार बेटा, इलास्टिक कॉलिजन बताऊंगा, चेंज इन मोमेंटम बताऊंगा, पहले ये तो बता दे दो। फॉर्मेलिटी थोड़ी चल रही है ना? अच्छा मुझे एक बात, तो मैं इस पर सर्च कर लेता ना और सिर्फ लिख देता पोस्टुलेट्स, तो पेज भर के भी आ जाता, और फिर मैं बताता तो बच्चों फिर हम ऐसे करके ये कर देते, चलो बात खत्म, नेक्स्ट पेज। पर नहीं जा रहे बेटे, क्वेश्चंस पे बात सुनो। टाइनी आइडेंटिकल पार्टिकल तक मैंने बताया था बेटा, क्या सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती बेटे। इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल गैस में मैं जब भी इंटरनल एनर्जी बोलूंगा तो बेटे जी पोटेंशियल तो इसमें है नहीं, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वही क्या है, टोटल एनर्जी। वही क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो अब अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। रियल गैस का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि वहां पर इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों से आती है। इसमें केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं बार बार एनर्जी बोल दूं, वही इसकी गतिज ऊर्जा, वही कुल ऊर्जा बेटा, वही अपने पास आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। क्या ये बात सही है? अच्छा यहां से अब आगे हम बढ़े तो बेटे अब हम बोलते हैं कि इनका बेटा कॉलिजन होता है, ऑब्वियस सी बात है कॉलिजन होता है। मैं लिखूंगा टाइम ऑफ कॉलिजन ये है नेग्लिजिबल बेटे, नेग्लिजिबल। टाइम ऑफ कॉलिजन, या मैं ये कहूं बेटे टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है, मतलब बहुत तुरंत भिड़ने में समय नहीं लगाती बेटा, उसका रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 है। रेस्टिट्यूशन क्या है बेटा, 1 है। मैं यहां लिख देता हूं जल्दी से, अगर मुझे एग्जाम में देना होता तो मैं रेस्टिट्यूशन पूछ लेता। कॉलिजन मतलब यूं टच होकर निकल के आ गया बेटा, टाइम हुआ ही नहीं। जब हुआ नहीं तो किसी का साइज और शेप भी बिगड़ा नहीं। रेस्टिट्यूशन क्या है, 1 है। कॉलिजन कैसी हो रही है, कॉलिजन कैसी हो रही है बेटे, कॉलिजन हो रही है पूरी की पूरी इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन बेटा, कॉलिजन कॉलिजन कॉलिजन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं बेटा जी, जो कॉलिजन है मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन और मॉलिक्यूल्स का वॉल के दीवारों से कॉलिजन। ये सारी की सारी जो कॉलिजन है बेटा, ये सारी की सारी कॉलिजन क्या है, इलास्टिक इन नेचर। क्या है मेरे बच्चों, इलास्टिक है बेटे। इलास्टिक कॉलिजन है, क्या हुआ, कोई लिख रहा है कुछ? गुड, ध्यान से बेटा, कॉलिजन क्या है बेटे, सारी की सारी इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन में ध्यान से सुनो, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं है बेटे। जब लॉस नहीं है, बिफोर काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं है, इलास्टिक कॉलिजन हो गया। अब इलास्टिक कॉलिजन बेटे, कौन सा इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, इनका आपस में भी हो रहा है और वॉल ऑफ कंटेनर से भी हो रहा है। ठीक है बेटे, आपस में भी हो रहा है और वॉल ऑफ कंटेनर से भी हो रहा है। कैसा हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन। अब कॉलिजन हो रहा है तो मुझे एक बात का जवाब देना, कॉलिजन हो रहा है तो बेटे जवाब देना, चेंज इन मोमेंटम इज 2mv। लिख दूं सीधा, चेंज इन मोमेंटम 2mv। 2mv क्यों बेटा, mv गया वापिस आया तो चेंज पूछा है, तो जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्शन की, एक तो बेटा चेंज की वजह से माइनस, एक डायरेक्शन की वजह से माइनस, सीधा 2 टाइम लिख दूंगी, नहीं दूंगा करंट। इधर ध्यान दो बेटा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया हमारे पास, 2mv हो गया। ऑल्सो मैं लिखूंगा बेटा, ऑल्सो मैं लिखूंगा दे एक्सर्ट प्रेशर, दे एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, चंचल बेटे तुम कोई बात नहीं, मैसेज वो क्या कहते हैं, तुम पर्सनल उस पर लिख देना, सुहानी को करते रहना मैसेज, ठीक है? तुम चंचल सुहानी को मैसेज करते रहना बेटा, इस पे मैं देख लूंगा।
कोई जरूरी बात हो तो बता देना इस पे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर एक्सर्ट होता है, ऑब्वियसली बात है प्रेशर एक्सर्ट होता है बेटा, मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स आ रहा है। अब कोई मुझसे पूछे सर मोमेंटम चेंज हो गया, फोर्स बताओ, अरे यार सीधा 2mv अपॉन टाइम ऑफ कॉलिजन जो कि वेरी स्मॉल है, कोई बात नहीं, आपस में टाइम ऑफ कॉलिजन नेग्लिजिबल बेटा, वॉल से तो टकरा ही रहा है, क्या मैं फोर्स लिख दूं? फोर्स क्या होता है? dp अपॉन dt, और अगर फोर्स लग रहा है तो प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है। ये वो काम काम की बातें हैं बेटा, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, फोर्स हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, म्यूचुअली कोई फोर्स है ही नहीं। जब बेटा पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बता रहा हूं तो आप समझदार हो कि पूरी पूरी एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, वही काइनेटिक, वही टोटल, वही इंटरनल एनर्जी। तो ये बेटा वो बेसिक से पॉइंट है जो इसके अजम्पशंस मैं लेके चल रहा हूं। बाकी डिटेल में आपके पास जो भी नोट्स हैं उसमें आप डिटेल में देख लेना कि और कोई पॉइंट इसमें रह जाए तो आप उसको कर सकते हो। यहां से बढ़ते हैं बेटा आगे। मुझे बताओ फ्री मीन पाथ, फ्री मीन पाथ, और इसमें बेटा लैम्डा एम, लैम्डा मीन का बेटा फॉर्मूला बताओ, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। डी यहां पे मेरे बच्चों क्या है? डायमीटर। डायमीटर में DI A आता है, सिर्फ DI आता है? DI A बेटा, ये है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। N बताओ, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, ठीक है। पाई पाई है, √2 बेटे, √2 है, ध्यान रखना, चेक कर लेना बेटे, चाहो तो शायद 2020 के क्वेश्चन में नीट में शायद ये आ चुका है, एक बार आप PY को देख लेना बेटा आराम से। मेरे हिसाब से शायद 2020 या 21 किसी में ही आया हुआ है, ठीक है। लैम्डा मिनिमम, अब लैम्डा क्या बेटा? फ्री मीन पाथ। वैसे वही बात है अपना, जब इलेक्ट्रॉन मोशन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो भी आपको बताऊं बेटा, कॉलिजन होता है तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय है ना, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। और दो कॉलिजन्स के बीच में जो पाथ होता है उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं बेटे? फ्री पाथ, यानी कि मुक्त पथ। अब कई सारे फ्री पाथ का अगर एवरेज लेते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलिजन्स करके, आप समझ गए बेटा? मैं इस तरीके से बना दूं, मैंने कहा एक बार यहां भिड़ा, फिर यहां भिड़ा, फिर यहां भिड़ा, फिर यहां भिड़ा, इस तरीके से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, जितने फ्री पाथ हैं डिवाइडेड टक्करों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलिजन। अगर ऐसा है बेटे तो अपने इसको कह देंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बताओ बेटा, इसलिए जानबूझ के मैंने आपको फॉर्मूला बोला है, ठीक है, जानबूझ के बेटे मैंने आपको फॉर्मूला बोला है, ठीक है। कोई बात नहीं, करो बेटा तुम ये सब काम, बहुत बढ़िया। 2 बच्चे 3 बच्चे देखते हैं उसमें भी इनको बर्दाश्त नहीं होता है गधों को। चलो ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे बेटा। एन क्या है जल्दी बोलो? करंट बेटा। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इस क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि तुम एन को नंबर ऑफ मोल्स पढ़ोगे अपने आप, तो उस टाइम ना पढ़ो, इसलिए अभी पढ़ लो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। डी क्या है बेटे हमारे पास? डायमीटर। अब सुनो बेटा, अब दिमाग लगाना। मैं कह दूं बेटे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा, लैम्डा मीन इज सेम एट एनी टेम्परेचर, but at constant pressure lambda mean directly proportional to temperature। बेटे समझ लेना इस बात को, तुम फिर यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगर पहले 2 पेज से एग्जामिनर साहब क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, यहां से नीट में क्वेश्चन दिया जाता है। कॉन्सेप्चुअल का कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, इजी का इजी हो सकता है, और इतना भी इजी नहीं है कि दिमाग न लगाना पड़े। तो आप सुनो बेटा, ध्यान सुनना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। बेटा जी क्या इस बात से समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? मीन फ्री पाथ इज सेम एट एनी टेम्परेचर। क्या मैं लिख दूं कि भाई डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब यही हो गया। क्यों ऐसा क्यों होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब तुम बोलो कि सर इधर जाने की जरूरत ही नहीं है,
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि गैस पार्टिकल्स जो है बेटा बीच में उसके डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा। जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो मतलब ऑब्वियस बात है कि वॉल्यूम सेम हो गया। तो अगर वॉल्यूम सेम हो गया तो टेम्परेचर बढ़ा के क्या प्राप्त कर लोगे, क्योंकि वास्तव में ये जो भाई साहब है ये तो एन पे डिपेंड कर रहे हैं ना। ये जो बेटा जी लैम्डा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा है ना। तुम सोच के तो तुम क्या डायमीटर चेंज कर दोगे क्या? अरे क्या चलते क्वेश्चन में डायमीटर चेंज कर दोगे? नहीं करोगे ना। या तो दो अलग अलग गैस दे दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम सेम दे दूं, तुम करो फिर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर करो, वेरी गुड। लेकिन आप सोच के देखो कि किसी एक गैस के अंदर तो d भी कांस्टेंट है। तो अब बात आती है कि सर फिर तो n भी कांस्टेंट है, बिल्कुल, लेकिन n वेरिएबल हो सकता है ना। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन पहले से ही लिख दिया कि सर यहां पे वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। और आपको पता है कि डिस्टेंस चेंज होगा, कम ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। जब तुम वॉल्यूम चेंज होने ही नहीं दे रहे तो लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया बेटा और अगर आपने कर दिया कि प्रेशर कांस्टेंट कर दिया बेटा, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, कुछ याद आ रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी कांस्टेंट कर दोगे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो फिर आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा। आप बात समझ गए। लेकिन 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 थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, एक सिंपल सी बात है कि अगर अगर मैं अब हाँ यहां से मैं बात करूं बेटा कि पर यूनिट वॉल्यूम है ये ना, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये बढ़ेगा। तो पूरा का पूरा खेल क्या है, पूरा का पूरा खेल क्या है बेटा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम पे तुम क्या फर्क पड़वा रहे हो, वॉल्यूम बदल रहा है या वॉल्यूम नहीं बदल रहा। इस पर से मेंस में तो मैं क्वेश्चन देख चुका हूं अभी, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है बेटा नीट में भी क्वेश्चन इसमें आएगा। तो तुम सिंपली ये सोचो कि सर छोड़ो टेम्परेचर टेम्परेचर, हमें तो वॉल्यूम की बात करो। हमें तो सीधा ये बताओ कि अगर वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, दिमाग लगाना, वॉल्यूम बढ़ा, फ्री पाथ भी बढ़ा, फ्री पाथ भी बढ़ा। और अगर वॉल्यूम कम हो गया, पास पास आ गए मॉलिक्यूल, तो फ्री पाथ भी कम हो गया बेटा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बेटे मैं आपसे बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट पे द वन एंड ओनली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। चलो पी फॉर, अरे बोल दो बेवकूफों, पी फॉर, वी फॉर, आर फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा बेसिक नॉलेज अगर अच्छा है तो बेटा मेरी मेहनत बचेगी, ठीक है। तो अब क्या है, मैं सीधा एन की बात करता हूं बेटा। यहां वैसे एन भी तुम्हें पता है, यहां ध्यान रखना बेटा, ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्या एन होता है बेटा हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। भैया सुन लेना, यहां मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी। अगर आप लोग के केमिस्ट्री का नॉलेज अच्छा है बेटे, चंचल देखना बेटा, हाँ नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटे चंचल आप देखना, बताना मुझे कि ये गिवन मास अपॉन मोलर मास ये मालूम है क्या आपको बेटा? ये यहां पे होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, अजी मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं इसको। क्या मैं इसको चाहूं तो n इज इक्वल टू m अपॉन एम डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा n अपॉन, हाँ ये बेटे कुछ अपने पास क्या n अपॉन na होता है क्या, ऐसा कुछ होता है कि, सोच लेना भाई। अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन हो तो बेटा जी एक छोटा सा फॉर्मूला, जैसे मैं अपने पॉइंट से बताऊं कि मैं कैसे याद रखता हूं बेटा। एक तो मैं याद रखता हूं R इज इक्वल टू नाक, और MW इज इक्वल टू बेटा याद रखता हूं नाम। मतलब ये मैं अपने ट्रिक के हिसाब से बात करूं कि जी मुझे पर्सनली याद करना हो तो मैं ये करता हूं। अब इसमें R गैस कांस्टेंट है, Na जो है वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बेटे। K यहां पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर वही बेटे आप मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास बोल दो, मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, एवोगैड्रो नंबर। स्मॉल m क्या है बेटा जी, ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब यहां से अगर आप चेंज करो बेटे तो इस MW की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Na स्मॉल m लिख सकता हूं, ठीक है।
और ये जो बेटा ये हमारे पास गिवन मास है, तो ये गिवन मास होगा कि जितने मॉलिक्यूल्स इनटू एक उसका मास। गिवन मास कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एक मॉलिक्यूल का मास। ये बेटा क्या होगा? ये आएगा हमारे पास एवोगैड्रो नंबर इनटू एक मॉलिक्यूल का मास। ये खत्म हो गया बेटा जी, ये आ गया n अपॉन Na। तो अब आप देख लेना बेटा जी, ये n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और Na जो है एवोगैड्रो नंबर है। सुन लेना, n क्या है? n क्या है? कैपिटल N। बेटा नोट्स तो तेरे पास फिर भी रहेंगे ना, तो एक बार तो इधर ध्यान दे ले। मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे क्लास कैंसिल करने वाला था ये बोल के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर मैं पैरासीटामोल खा के आया, ऊपर से ये जानते हुए कि कई देशों में ये बैन है, ठीक है, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है कि पैरासीटामोल खाते मैं शक्तिमान बन के आ गया जल्दी से। तो ना सुन लो बेटा, ठीक है, तो खुद देख कि स्वयं कुशाल चल के आया आज, मतलब कुशाल आया है, इसने भी मतलब कितना रिक्वेस्ट की है बेटा, तब जाके मतलब कुशाल क्लास में आया है वापस, वरना आता ही नहीं है। कुशाल भैया, कुशाल मुझे लगता है दोस्त भी लेकर है अपने साथ में। ऐसा ही है कि हाँ बिल्कुल बेटा 6.023। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 6.023 इंटू 10⁻23 में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा 023 मत लिखना, क्योंकि 6.0 आ जाता है। अच्छा देखने में थोड़ा बड़ा भी लगता है 023, ऑप्शंस बहुत पास पास में है, तब तो भाई क्या ही कर सकते हैं इसको, वरना 6 इंटू सीधा 10⁻23 आप लिख के सॉल्व कर सकते हो। बताओ क्या बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम अपने को इसमें नहीं है बेटा? क्या इन वैल्यूज में बेटे इस वैल्यू से किसी को भी इसमें चेंज मैं कर सकता हूं? बेटे जी मैं चाहूं तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी भी कर सकता हूं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा तो मैं यहां पे लिख दूं बेटे इस n को, अगर मैं ये लिख दूं फिर लिख दूं कि जो टोटल मास है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो बेटे यहां पे डेंसिटी कर दूं, वॉल्यूम से वॉल्यूम को क्या कर दूं? कैंसिल कर दूं, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप समझ गए? n को क्या लिखूंगा? ये लिख दूंगा। फिर मास को क्या लिखूंगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बेटे वॉल्यूम से वॉल्यूम उड़ा दो। बात समझ गए? तो चाहे तो ये भी कर सकते हैं, चाहूं तो इस फॉर्मूला को बोल्ट्जमान कांस्टेंट में भी बदल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटे। आर, इस आर को क्या लिखना है मेरे को? नाक, एन ए के। जैसे ही एन ए के लिखूंगा तो केटी तो यहां हो गया, तो स्मॉल एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। स्मॉल एन को बेटा जैसे ही ये लिखूंगा तो एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा। रुक जाओ मैं लिख देता हूं बेटा, पीवी इज इक्वल टू आर की जगह मैं नाक लिखूंगा तो बेटा केटी तो ये आ गया, एवोगैड्रो नंबर जैसे ही लिखूंगा तो इस n को मैं लिखूंगा कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल। क्या मैं ये लिख दूंगा क्या? अजी इसलिए बता रहा हूं कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार बच्चे इसलिए फंस जाते हैं कि उन्हें कैपिटल एम स्मॉल एम समझ में नहीं आता। अब यहां पे कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ठीक है। के क्या है? ठीक है, टेम्परेचर। तो बेटा जी अच्छा मैं चाहूं तो फिर मास वॉल्यूम डेंसिटी में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहां से मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन। आई एम वेरी मच श्योर कि आपने केमिस्ट्री में सब कुछ बेटे बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इक्वल टू आर टी। क्या ये पढ़ा हुआ है? सोचो, मैंने एक छोटी सी गलती की है, जल्दी बताओ क्या है वो गलती, देखते हो गलती कौन पकड़ेगा। बताओ बताओ बेटा, कम से कम ये वाला चैप्टर तो फिर जल्दी निपटाए ना, अगर इसके बारे में अपने को अच्छी जानकारी है, बेहतर है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले इसको। बॉयल चार्ल्स गेलुसाक लॉ जो है, इसमें फॉर्मूला ही नहीं देखे कभी, ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम देख रहा हो? कितने प्रतिशत भारतीय फर्स्ट टाइम देखने से देखा हुआ है? चंचल फॉर्मूला देखा हुआ बेटा ये? हाँ वेरी गुड सुहानी, गुड। ये बेटा जी आपको लिखवाया ही मैंने डायमेंशन के लिए है, हाँ, कि आपको इसमें डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी बताना है, और ये अपने आप में एक क्वेश्चन है बेटा। इसलिए कह रहा हूं कि मेरे से वही पढ़ सकता है जो सामने बैठ के पढ़ रहा हूं, हालांकि मैं करने की बात नहीं कर रहा हूं, तो सामने बैठ के भी नहीं पढ़ रहा होता, लेकिन ये है कि बेटा इसमें डायमेंशन के लिए आपको ये बोला क्योंकि डायमेंशन आई हुई है इसकी। तो एक बात ध्यान से सुनो बेटा, स्मॉल ए और बी की डायमेंशन तो सबसे आसान है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल बी की डायमेंशन सबसे आसान है। बताओ बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा मीटर क्यूब बेटा, बिल्कुल 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 बेटा, बी हो जाएगा हमारे पास एल क्यूब। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड which have same unit and dimension। आसान भाषा में प्लस
माइनस और इक्वल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यूनिट और डायमेंशन हमेशा सेम होती है। कोई भी फॉर्मूला बेटे प्लस माइनस और इक्वल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यूनिट और डायमेंशन हमेशा सेम होती है। तो अगर ये वॉल्यूम है तो बी भी बेटा वॉल्यूम है, और अगर ये वॉल्यूम है तो ये मीटर क्यूब है। अब मुझे बताओ कि ए की डायमेंशन क्या है? P प्रेशर है, V वॉल्यूम स्क्वायर है। बेटे जी अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो वॉल्यूम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जल्दी बताओ ए हमारे पास क्या हो जाएगा? ए को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, इधर इधर देखना बेटा, ए को यहां सॉल्व कर रहा हूं, मैं लिख दूं A इक्वल टू पी वी स्क्वायर। P क्या हो जाएगा? m1 l माइनस वन टी माइनस टू वी स्क्वायर l6। अजी वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है ना, तो वॉल्यूम स्क्वायर कितना हो जाएगा? मीटर की पावर बिल्कुल 6। चंचल नो नीड टू आंसर। m1 l5 t माइनस टू। बेटा ये टी शर्ट मैंने ब्लैक नहीं पहन रखी है, ठीक है, तो अब देख लेना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वो वन शॉट लेक्चर और कहीं चल रहे होंगे, आप वहां जा सकते हैं बेटा। सो m1 l5 t माइनस टू, यही होगा क्या? m1 l5 t माइनस टू, बताओ, ठीक है। m1 l माइनस वन टी माइनस टू, एल की पावर 6 बेटे, ये हो जाएगा m1 l5 t माइनस टू। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, फाइन, राइट। ये डायमेंशंस बेटा हमारे पास आई हुई हैं। अब यहां से थोड़ा सा बढ़ते हैं बेटा आगे। अब आगे मैं कौन से पॉइंट्स पे लेके आ रहा हूं? एक तो बेटा स्पीड पर अपने बात कर लेते हैं फटाफट। कौन कौन सी स्पीड पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी देखो बेटे, वी आरएमएस, वी जो हमारे पास है बेटा कौन सा होता है? एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल, वी मोस्ट प्रोबेबल, अधिकतम संभाव्य। तो पहले बेटे मतलब समझ लो, आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि वर्ग माध्य वर्गमूल चाल, वी आरएमएस। वी एवरेज, एवरेज यानी कि औसत। वी एमपी, एमपी यानी कि मोस्ट प्रोबेबल, अधिकतम संभाव्य, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक वैसे ही बेटे जैसे 100 बच्चों का टेस्ट लिया, 100 बच्चों में से मैंने ये देखा कि यार नंबर अलग अलग आए, 10 नंबर में से मैं ये चेक करूंगा कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वो कौन से हैं जिनके कॉमन नंबर है। तो मान लो कि उस 100 में से बेटा 25-30 स्टूडेंट्स के 7 नंबर आए अकेले, तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा एवरेज क्या आ रहा है? 7। तो मैं कहूंगा कि वी एम पी क्या है बेटा? 7, यानी मैं कहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबल यहां 7 नंबर है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है कि किसी गैस की वो स्पीड जो उसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है, किसी की अलग हो सकती है, किसी की अलग हो सकती है, किसी की अलग हो सकती है, लेकिन उसके जो मोस्टली मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसी का नाम होता है वी मोस्ट प्रोबेबल। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई बेटा? इनका फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? चंचल याद है बेटा फॉर्मूला? बोलो। हाँ बिल्कुल 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 सही बताया आपने बेटा। हम्म। अरे तो तुम सब क्यों चंचल का आंसर देख रहे हो? तुम तो आंसर बताओ मुझे। हाँ, तुम सब आंसर के टाइम पे चैट क्यों पढ़ने बैठ जाते हो? ये सब तेरे ही भाई बंधु हैं, मेरे को पूरा यकीन है। हम्म। एवरेज जीरो होती है? उठा ले रे बाबा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है जो एवरेज जीरो होती है बेटा, कमाल कर रहे हो यार तुम लोग। चलो बेटा, गुड आफ्टरनून, ध्यान सुनो। आरएमएस, आरएमएस जल्दी बोलो, रूट 3 RT अपॉन एम। वी एवरेज बोलो बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। रूट, तुम बताओ भाई, मेरे को नहीं पता। एक में 8/पाई आता है और एक में बेटे से 2 आता है, तो 2 RT/m क्या होता है? वी एवरेज ही होता है क्या? मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेटा सीक्वेंस में क्या है, एक कांस्टेंट अपने समझ सकते हैं, राम के नाम से याद कर सकते हो, RAM। तो आर यानी कि आरएमएस सबसे ज्यादा, एवरेज उसके बाद में, और मोस्ट प्रोबेबल उसके बाद में। तो अपने सबसे ज्यादा बेटा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जरा इनकी वैल्यू बताओ जल्दी से फटाफट। रूट 3 RT के बाद में बेटा कौन सा आएगा? क्योंकि फिर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रूट में 8/पाई भी होता है। फिर बेटे 8/पाई करोगे तो 8/3.14। तो कौन होगी एवरेज का? क्या होगा बेटा? रूट 2 आएगा या 8/5 आएगा? चंचल क्या आंसर दे रहे हो बेटा? रूट 3 RT अपॉन एम। दूसरा बोलो,
√2RT बेटे, √2RT। मतलब ये तुम्हें सुहानी याद नहीं है बेटा ये? फिर 8/π RT/m, अजी यही होता है। तुम देख लो, मैं नहीं बता रहा हूं। हाँ तो बेवकूफो, मैं तुमसे और इतनी देर से क्या पूछ रहा हूँ, बुद्धिहीन प्राणी हो। हाँ, इससे पहले कि तुम मुझे बोलो तो मैं बोलूंगा बेटा मेरे को थोड़ी टेस्ट देना है, मुझे याद है कि ये ज्यादा होता है। अरे यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इससे मिटाते हैं, इससे मिटाते हैं, इससे मिटाते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा बेटा? 8/π RT/m, और ये क्या हो जाएगा जी? 2RT/m। पहले बताओ, अब ये सही है, एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल। बेटा जी तुम्हें 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 याद होना चाहिए, नीट का एग्जाम तुम लोग को देना है। अब अगर मुझे तुम सॉल्व करवाने पे मजबूर कर दोगे तो बेटा मैं 8/π को सॉल्व करने बैठूंगा, क्योंकि 8/3.14। फिर अंदाजा लगाऊंगा बेटा कि 8/3 है तो 3 2 जा 6, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो मैं देखूंगा अच्छा 2 पॉइंट समथिंग है तो √2 पॉइंट समथिंग, और यहां पे बेटे सिर्फ √2, तो √2 बड़ा है कि 2 पॉइंट समथिंग? 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब अगर तुम भी एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो एक सिंपल सी बात है, जब मैं तुम्हें कह रहा हूं 8/π है बेटा, तो दिमाग लगा लो। सॉल्व करके किसने बताया है और देख के किसने बताया आंसर? हाँ, देख के बताया। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि जब मैं 8/π बोल रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं गया कि सर RT/m तो कांस्टेंट है, 8/π का मतलब 8/3.14, अंदाजे से कहो तो 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग। सो 2 पॉइंट समथिंग, और रूट तो है ही बेटा, तो 2 पॉइंट समथिंग इज ग्रेटर देन 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये आना चाहिए, जो तुम लोग को जरूरत पड़ेगी। मैं यहां भूल जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एग्जाम में भूल जाओगे बहुत फर्क पड़ेगा, है ना? तो इतना कॉमन सेंस आप लोग हो बेटे। चलो ये हो गया। यहां से बेटा एक बात बताता हूं, मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनर साहब आपको इस पर देते हैं बेटा, ये यहां ये वेव्स के अंदर भी कहीं ना कहीं बीच में आपको थोड़ा सा ये मिलेगा आप लोगों को बेटा, कहीं ना कहीं √T, टेम्परेचर बढ़ेगा, RMS स्पीड बढ़ेगी। अब देखो बेटा और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ये M क्या है? ये M क्या है? मोस्टली बच्चों को फंसते हुए देखा है, M स्मॉल m में ही फंस जाते हैं। मुझे इतना बताओ ये M है क्या सुहानी? बेटा चंचल ये M क्या है? टोटल मास, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, एक पार्टिकल का मास, किसका मास? वो तुम जानो, मैंने लिख दिया M। मुझे तुम बताओ, अगर मैं यही फॉर्मूला आपसे KT में पूछ लूं तो क्या चेंज करना पड़ेगा? इसको 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 कर दिया पे। बहुत अच्छा। मैं ये उम्मीद कर रहा था तुम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा, तो तुम ऐसे फटाफट से आंसर बताते जाओ, और फटाफट एकदम जैसे वो गीली माटी में हल चलता है ना, वैसे ही चलेगा लेक्चर अपना। लेकिन नहीं बेटा, अगर मोलर मास है तो मोलर मास को M को मैं क्या लिख सकता हूं? NaK, सॉरी NaM। तो इस M को जिस M को मैंने यहां लिखा है ना, जिसको मैं, जो कि एक्चुअल में MW बेटे, ये होता है नाम। नाम से मेरा मतलब है एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड विद एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास। जैसे ही इसको उठा के यहां रखूंगा तो R को नाक भी लिखते हैं। गैस कांस्टेंट हमारे पास होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये नाम और नाक से फिर तुम भी याद कर लो बेटा, ठीक है? तो NaK, इसको NaK लिखूंगा, इसको NaM लिखूंगा, Na से Na कैंसिल, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा बेटा VRMS, जो आ जाएगा VRMS आ जाएगा √3 R की जगह पे मेरे बच्चों KT अपॉन स्मॉल m, यानी किसका मास जी? एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास। ये M किसका है सर? ये है MW। मोलर मास लिखूं या MW से समझ जाओगे? तुम इससे नहीं समझोगे, मुझे पूरा यकीन हो चुका है, अब इससे तुम बिल्कुल नहीं समझोगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा बेटा ये मोलर मास है। यहीं फंसो बेटा तुम मोलर मास और इस सब के अंदर। वो कभी कभी फॉर्मूला तुम्हारे को गैस कांस्टेंट में बदल देगा, कभी किसी में दे देगा, और तुम बेटा ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसका बताओ आंसर, इसका बताओ क्या लिखूं? V एवरेज इज इक्वल टू √8/π। RT को क्या लिखूं? KT। M को बताओ, M को बताओ बेटा जी, स्मॉल m। ये बड़े वाला M क्या है? मोलर मास। स्मॉल वाला M क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास, एक पार्टिकल का मास। बेटे यहां बात करो V मोस्ट प्रोबेबल, बेटा जी यहां बात करो, ये आ जाएगा 2
KT अपॉन स्मॉल m। ठीक है चंचल, ओके बेटा। ठीक है बेटा, ये जरूर ध्यान में रखना। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको एग्जामिनर साहब बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वहां पे क्या करेंगे, आरटी और केटी दोनों में फंसाएंगे क्वेश्चन को, और दोनों में एम बदल देंगे। बन गए बेटा 4 ऑप्शन, बहुत इजीली बना सकते हैं इसमें। किसी में आर को रख दो तो बेटा स्मॉल एम लिख दो, किसी में के को लिख दो तो कैपिटल एम लिख दो, मतलब मोलर मास लिख दो। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक हमारे पास अच्छा क्वेश्चन, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बनाऊं तो बेटे 4 ऑप्शन में ये 3 के तीनों ऑप्शन दिए होंगे आपको, हर ऑप्शन में तीनों वैल्यूज दी होंगी। किसी में आर गलत, किसी में के गलत, किसी में एम गलत, मल्टीपल ऑप्शन बन गए। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मुझे बताओ बेटा कुछ बेसिक से पॉइंट बात करूंगा। गैस लॉज के अंदर सबसे पहले बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल मतलब जिसको तुम उबाल दो, तो उबालने से ही पता लग गया मेरे बच्चे की T इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो बिना फालतू दिमाग लगाए जल्दी बताओ, PV इज इक्वल टू nRT। T कांस्टेंट है मेरे बच्चों, T कांस्टेंट है, क्या एक P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिख दूं क्या, या इसमें भी बहुत समय लेके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बॉयल, वैसे ये अपनों ने ट्रिक बोल रहे हैं, बॉयल का मतलब वो नहीं बेटा, बॉयल तो साइंटिस्ट नेम है। बॉयल को अपने थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉयल टेम्परेचर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बेटे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो मेरे बच्चे P और V में ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। P और 1/V में ग्राफ कैसा बनेगा, P और 1/V में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा बेटे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास बन गया। इस तरीके से वैल्यूज आ सकती है कि नहीं आ सकती बेटा, मुझे बताओ। क्या यही बेटे इसी को मैं आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बोल सकता? क्या इसी को मैं नहीं बोल सकता आइसोथर्मल प्रोसेस? कोई बहुत विशेष बेटा इसके लिए प्रस्तावना थोड़ी बनानी पड़ेगी मेरे को। क्रैश कोर्स की क्लास है बेटा, शॉर्टकट में चीजें फटाफट अपने को पढ़नी जल्दी। क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस में यही तो होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब कोई कह दे कि सर मुझे तो यहाँ स्लोप निकालना है, दिमाग लगाना मेरे बच्चों। अगर ऐसा है बेटे, अगर ऐसा है, मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मैं लिख दूं P dV प्लस V dP बराबर 0। अबे वो पढ़ लेना बाद में। 0 क्यों लिखा बताना, 0 क्यों लिखा है बताइए। बिल्कुल भाई, ठीक है बेटे। चंचल आपने अलग कोड से याद किया, दैट्स वेरी गुड। याद होने से मतलब है आप किसी से भी याद कर लो बेटा, है ना। ये 0 इसलिए है मेरे बच्चों क्योंकि डिफरेंशिएशन किया। अब आइसोथर्मल यानी कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट बता रहे हो, तो जो चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। अब P और V में लगेगी गुणा विधि, यानी कि प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, एक कांस्टेंट तो दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो बेटे P dV प्लस V dP इक्वल टू 0। जैसे इक्वल टू 0 बेटा जी लिख दूं मैं, P dV मस्ट बी इक्वल टू माइनस V dP। क्या मैं लिख सकता हूं, dP अपॉन dV मस्ट बी इक्वल टू बेटे माइनस का P अपॉन V, और मेरे बच्चों dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस का गामा P अपॉन V। समझ लेना। एडियाबैटिक बताऊंगा, चिंता मत करो। एडियाबैटिक खाने क्यों बीच में मैं कि सर क्रैश कोर्स के नाम पे टॉपिक छुड़वा दिए, ऐसा इशू नहीं बेटा। हाँ कुछ जल्दी जरूर करेंगे, लेकिन जो कनेक्टेड पॉइंट हो मैं बताऊंगा बेटा, है ना। ये हमारे पास आता है बेटे, ये हमारे पास एक तो आता है आइसोथर्मल प्रोसेस का बेटा। ये आता है मेरे बच्चों एडियाबैटिक को क्या लिखते हैं हिंदी में, रुद्धोष्म। ठीक है, एडियाबैटिक, नो हीट मतलब डेल्टा क्यू 0। थर्मोडायनेमिक्स वाले में देखेंगे अपने, डोंट वरी। तो इसमें बेटे स्लोप किसका ज्यादा है, मेरे बच्चों, इसमें स्लोप ज्यादा है इसका। तो मैं यूं लिख दूं बेटा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्पेलिंग बोलो ADI। हाँ चलो पढ़ा रहने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर देन, जल्दी बताओ किससे ज्यादा होगा बच्चों, मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल बेटे, आइसोथर्मल, ध्यान देना इसको, ठीक है। आइसोथर्मल यानी कि कल एक क्वेश्चन मैंने बेटा एक शॉर्ट वीडियो डाला था,
एक आपका PYQ है, शायद मेरे हिसाब से 2022 का था वो क्वेश्चन। उसके अंदर बेटा जी इस तरीके से प्रोसेस दिए हुए थे, कुछ यूं दिया हुआ था। एक प्रोसेस बेटे शायद इसमें कुछ आई थिंक एक ही जगह से स्टार्ट था या कुछ मतलब था, आई गेस कुछ था प्रोसेस, कुछ एक ऐसे दे रखा था उसके अंदर। और आपको एक बेटा जी कुछ ऐसा दिया था और एक कुछ इस तरीके से दिया था, और अपने को बताना था। मैं इसको 1 2 3 4 ले रहा हूं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 कल का क्वेश्चन आप चेक कर लेना बेटा। यहाँ पे V था, यहाँ पे P था। रुक जाओ। यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, P और V का ग्राफ। इसमें से एक ऐसे दे रखा था, एक ऐसे दे रखा था, और दो इस तरीके से दिए थे। और हमें बताना था बेटा कौन सा इसमें से एडियाबैटिक है। नहीं तो कल का बेटा यूट्यूब पे देख सकते हो, क्वेश्चन अपलोड किया है। बिल्कुल एडियाबैटिक ग्राफ पूछा गया है चंचल, करेक्ट बेटे, इस तरीके का क्वेश्चन था। अब 4 नंबर वाला क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स बता दूंगा अभी मैं आगे बेटे। 1 नंबर वाला क्या है? ये क्या है? सम आयतनिक कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको तो बेटा जो वॉल्यूम की वैल्यू है ये ऊपर बढ़ रहा है तो P की वैल्यू बढ़ रही है, मगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब ऊपर जा रहे हैं तो P की वैल्यू बढ़ रही है, मगर हर पॉइंट पे वॉल्यूम सेम है। ये दोनों तो हो नहीं सकते। इन दोनों में से कौन सा सही है? कौन सा आंसर सही है बेटा इन दोनों में से? बिल्कुल बेटा, करेक्ट चंचल, सही बता रहे हो बेटा। बस इसमें यही तो चीज है, आपको थोड़ा बहुत ये आ जाए ना तो इसका क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता बेटा, निकल जाएगा क्वेश्चन इजीली। थर्ड वाला या 2 वाला? थर्ड वाला, वाह। एडियाबैटिक पूछा है इसमें से, एडियाबैटिक पूछा है। कौन ज्यादा V वाले की तरफ? लिखा था क्वेश्चन कल वाला। तुम लोग को तो यार मैं कैसे बताऊं, मैं छोड़ो, अपना वीडियो नहीं चलाएंगे। अजी सेकंड सही है, मैं ये सोच रहा हूँ सुहानी, तुमको बेटे क्या हो गया? ये आंसर बताओ चंचल। अरे सेकंड वाला ही होगा यार, तुमको स्लोप कम ज्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है क्या? जो ज्यादा शार्प होके निकल रहा है उसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा बताओ। ये वाला ठीक है ना? हाँ, इसी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में फंसोगे तो ध्यान देना। पानी खत्म हो गया। पानी पड़ा है तुम्हारे पास? ला बेटा उसे। तुम्हारे बेटा यही, तुम लोग पानी लेके आया करो भर भर के एकदम। इसमें होता क्या बेटा, रोज काम इतना हो गया है ना, मुझे ही काम करना है और मुझे ही पढ़ाना भी है। अब एसी वाले से बात कर लिया, वो देखो इंस्टॉल करने की वो करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली कल अगर लग जाए, क्या कर सकते हैं बेटा। खैर जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन अपने फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक अपने क्लियर एकदम? अच्छा, यहां से बेटा आगे, अच्छा ये अपनों ने बॉयल पढ़ लिया तो चलो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं जल्दी से। चार्ल्स बोले तो प्रेशर कांस्टेंट। मेरे बच्चों क्या इसी को आइसोबारिक बोलते हैं? क्योंकि बार जो है बेटा यूनिट होती है प्रेशर की। आइसोबारिक बोल दे मेरे बच्चों। अगर P कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू NRT। P कांस्टेंट है बेटा, NR कांस्टेंट है, जल्दी बोलो। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो बच्चों V और T में ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि अगर V और T में केल्विन के हिसाब से आ गया तो आपको ग्राफ यूं लेके बेटे ऐसे जाना पड़ेगा, -273.15 पे लाना पड़ेगा। रीजन बताओ क्यों ऐसा हो रहा है मेरे बच्चों, क्यों ऐसा हो रहा है? ये अगर केल्विन बोल दे तो 0 केल्विन करेक्ट है, अगर मैं बेटा आपसे 0 केल्विन पूछ रहा हूं तो। लेकिन अगर मेरे बच्चों आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया तो क्या करोगे? अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया तो आपको डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन पे लाना पड़ेगा, तो -273 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा +273 आता है। मैं 0 केल्विन पे ले जाना चाह रहा हूं, तो आप -273, तो आपका ग्राफ यहां पे टच करेगा, ध्यान दे लेना। तो ग्राफ में ये वाला क्वेश्चन यहां पर आ सकता है। इसको चार्ल्स लॉ कहते हैं और बेटा आइसो बारिक प्रोसेस जो है वो कहते हैं। चंचल ठीक है बेटा,
इस तरीके से बेटा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सी बड़ी बात है बेटा, सिंपल सी बात है कि V1 T1, तो V1 जैसे क्वेश्चन आएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। लो बेटा V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर है अपने कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। फिर चार्ल्स लॉ के बाद में आते हैं, चार्ल्स लॉ के बाद में आते हैं गेलुसाक नियम। ये इनका नाम था बेटा, इनके बारे में जानकारी नहीं है ये, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहां पे बेटा जी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट को क्या हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं बेटा, बिल्कुल बोलते हैं। ये जो प्रेशर कुकर में सब्जी बनाते हैं, पुराने टाइम पे क्या प्रेशर कुकर में सब्जी बनती थी, नहीं, तो पहले पतीले में बनती थी। प्रेशर कुकर में वो प्रेशर क्या उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, प्रेशर कुकर भाप को बाहर जाने नहीं देता, वो जब सीटी उठाते उठे तब निकले तो खैर अलग बात है। तो क्या वहां पर भी हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर बेटे आइसोकोरिक कर दोगे तो सीधा V हो जाएगा कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। इसीलिए अगर तुम उसको ओपन न करो तो प्रेशर, फिर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अजी हीट तो देते ही जा रहे हो ना, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, V कांस्टेंट कर दिया। जब प्रेशर बहुत बढ़ेगा तो प्रेशर कुकर, इसीलिए उसका नाम क्या है, प्रेशर कुकर। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो यहां से अब आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, लो बताओ जल्दी बताओ बेटा। NRT डिग्री ऑफ फ्रीडम और कर लेना बस, उसके बाद में फिर ब्रेक मारेंगे, फिर मुझे लगता है रेस्ट की बहुत आवश्यकता आ रही है। वॉल्यूम कांस्टेंट ये हो गया बेटा कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बेटे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और P और T में ग्राफ कैसे बन जाएगा हमारे पास, इस तरह का स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट बेटा देख लेना, चेक कर लेना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, वॉल्यूम अगर मैं ग्राफ पे लिख दूं, जैसे कि मैं बेटा आपसे कह दूं कि PV ग्राफ है, और आपको मैं पूछूं बेटा कि ये जो है ये क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। और वही बात है, उस क्वेश्चन में चारों आ गए थे बेटा, P ऐसे खींच दो तो प्रेशर कांस्टेंट। तो इस तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर के ग्राफ अपनी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो है तीनों प्रोसेस भी हो गई। अब मुझे आप बताएंगे, DOF क्या मतलब होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है जी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बोलो चंचल बेटा, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बोलो। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ways by which a molecule can possess energy freely। कोई भी कण स्वतंत्र रूप से जितनी दिशाओं में गति कर सकता है, या स्वतंत्र रूप से जितने तरीके से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, उसे उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बोला जाता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज फ्री है बाय विच इट कैन पजेस एनर्जी, मतलब ये फ्रीली एनर्जी कैसे कैसे ले सकता है, ट्रांसलेशन से ले सकता है, रोटेशन से ले सकता है, हाई टेम्परेचर पे ले सकता है, जितने तरीके से एनर्जी ले सकता है उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मैंने रोटेशन वाले में भी थोड़ा आइडिया दिया था, देखते हैं किसी को याद है कि नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में समझाया था कि क्यों बेटा रोटेशनल में दो ही होती हैं, जल्दी बताओ बेटा। उस टाइम पे बताया था, मुझे लगता है याद ही नहीं हुआ तुम लोग को। कुछ याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से बताया था कि रोटेशन होता तो है, लेकिन बेटे वो इतना कम होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होता है, इसलिए आप रोटेशन में सिर्फ 2 काउंट करते हो, ठीक है, 3 क्यों नहीं होता। लीनियर के बाद में बता कौन सा, सॉरी मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक, ये मैं मेहनत कर चुका हूं, अगर आपने लेक्चर प्रॉपर सुना बेटा। मोनोटॉमिक, फिर बोलो डाई एटॉमिक, फिर बोलो ट्राई एटॉमिक। और ट्राई एटॉमिक में बेटा जी 2, कौन से, लीनियर और नॉन लीनियर।
लीनियर और नॉन लीनियर बेटा ट्राई एटॉमिक में अपने बोलते हैं। इसमें मैं बोल देता हूं, इसमें मैं एक चीज बोल देता हूं, एट वेरी हाई टेम्परेचर बेटा, बहुत हाई टेम्परेचर पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वाइब्रेशन की होती हैं, वाइब्रेशनल होती हैं बेटा, उनको ऐड करना पड़ता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। चंचल बेटा एक बार इस वाली लाइन को दोबारा से पढ़ो, क्या लिख रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाती हैं। तो अगर वेरी हाई टेम्परेचर आ जाए तो जो हम आंसर लिखने वाले हैं उसमें 2 ऐड कर देना। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं यहाँ पे? अब बात आती है कि जी मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक में मुझे जल्दी से आप बताएंगे, पहले तो एग्जाम्पल बताओ जल्दी से भाई, कौन कौन होते हैं मोनोटॉमिक? बोलो बोलो बोलो। तुम लोग के यार केमिस्ट्री डब्बा है क्या? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, मतलब तुम्हारी केमिस्ट्री ठीक वैसी है जैसे मेरी है एकदम। मतलब तुम लोग को ऐसे यूं 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 बोलना चाहिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मतलब मैं याद करके आऊं कि भाई H2 क्या है, O2 क्या है, SO2 क्या है, CO2 क्या है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले मुझे, अच्छा एक मिनट, ट्रांसलेशनल, यहां मैं ट्रांसलेशन और रोटेशनल भी लिख देता हूं बेटा, मतलब बहुत ही बढ़िया है। मैंने सोचा था ये 2 चैप्टर तो तुम ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे जल्दी से एकदम, ट्रांसलेशनल और यहाँ पे बेटा चलो रोटेशनल लिख रहा हूँ, वाइब्रेशनल तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ बेटा। ट्रांसलेशनल तो सब में 3 होंगी। अभी तुम्हारा काम है आराम से याद करके आना बेटा, कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है, हाइड्रोजन क्या होता है बेटे, कार्बन क्या होता है, CO2 क्या होता है, SO2 क्या होता है। CO2 तो क्या होता है हमारे पास बेटा, लीनियर ये वाला होता है ना। SO2 क्या होता है बेटा, नॉन लीनियर होता है ना। ठीक है, अभी आपका काम है, आप ध्यान रखना। अब डाइएटॉमिक H2 बोल रहा हूं तो डाइएटॉमिक यार, सिर्फ H बोल दूं सिर्फ C बोल दूं तो मोनोटॉमिक हो गया। ठीक है, अब सब में ट्रांसलेशनल 3 क्यों क्यों है, क्योंकि सब के सब X में, Y में और Z में जा सकते हैं, तो फ्री टू मूव इन X Y एंड Z, तो ट्रांसलेशनल सबकी 3 होंगी। रोटेशनल 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 मेरे बच्चों सब में क्या आएंगी, 2 और बेटे रोटेशन रोटेशन, लीनियर में 2, नॉन लीनियर में 3। कहां पे बेटे, मोन, हाँ 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 हाँ, मोनोटॉमिक मोनोटॉमिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी सॉरी बेटे। मोनो एटॉमिक में हमारे पास टोटल, हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल बेटे सिर्फ X Y और Z यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, बिल्कुल बिल्कुल बेटे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब ये तो जाग रही है बेटा। तो टोटल हम यहां लिख देते हैं मेरे बच्चों, टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 3। डाई एटॉमिक में बेटा 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, और शायद मैं आपको बता चुका हूं कि भाई केवल 2 रोटेशनल ही क्यों होती, 3 क्यों नहीं होती। तो बेटे 3 और 2 हमारे पास कितनी हो गई, 5। ट्राई एटॉमिक लीनियर यानी CO2 बेटे, ट्राई एटॉमिक लीनियर क्या होता है हमारे पास में, XYZ के 3 तो हो ही गए, और बेटे जैसे लीनियर है तो रोटेशन के भी 2, बेटे कितना हो गया टोटल हमारे पास 5। ठीक है, उसके बाद बेटा नॉन लीनियर वाले में बताओ, 3 ट्रांसलेशनल 3 ही रोटेशनल, तो 3 और 3 6। अगर मैं एट वेरी हाई टेम्परेचर बोल दूं तो सब में 2 जोड़ देना बेटा, एट वेरी हाई टेम्परेचर सब में 2 जोड़ देना। चंचल ठीक है ये एकदम, चंचल बेटा क्लियर, बोलो बोलो बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो मेरा लेक्चर है एक बार उसको देख लेना बेटा, मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया है कि क्यों इसमें सिर्फ 2 ही होती हैं और क्यों उसमें बेटे क्या कहते हैं इसमें 3 होती हैं, बाकायदा एक्सेस से और कैसे कैसे रोटेशन होता है पूरा डिटेल में बता चुका हूं मैं आपको, ये कि ये कैसे कैसे आता है, इसीलिए अभी मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया इसको। चंचल इट इज फाइन, लिखो पहले, देखो मैसेज। चंचल सो तो नहीं रही है? अब अगर 2-3 दिन में बेटा AC नहीं लगा ना तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग यहाँ पे प्रेशर कुकर हो जाएंगे। एक तो वैसे ही गर्मी, ऊपर से ये जो फोटोन गिर रहा है ना, ये 10 की पावर 6 फोटोन पर सेकंड। ठीक है, आया रिप्लाई? चंचल बेटे जाग रहे हो? कहाँ आया है? तो मेरे पास क्यों नहीं आया ये? अच्छा अच्छा अच्छा,
मेरे पास बेटा ये ठीक ठीक, ये मेरा फोन हैंग कैसे कर गया यार, चैट अटक गई थी इसमें, सॉरी सॉरी बेटा, है ना, चैट अटक गई थी। तो तुमने जो गेलू साक लिखा था उसके बाद मुझे कोई मैसेज दिखाई नहीं दिया, तो मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि कहाँ क्या हो गया इसमें, क्या मेरा फोन वोन हैक तो नहीं कर लिया, खुशहाल को जबरदस्ती बुलाने के साइड इफेक्ट्स। हम्म, वो क्या खुशहाल फैन क्लब है, उसका अटैक होता है खुशहाल फैन क्लब का। ठीक है बेटे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में अब पहली बात बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, रोटेशन वाले चैप्टर को ओपन कर लेना बेटा, पूरा डिटेल में बताया कि क्या चीज कैसे होती है। दोबारा क्यों नहीं बताया, रीजन बताओ, मैं दोबारा क्यों नहीं बताया अभी आपको, इसलिए कि अगर तुम उसको देख के नहीं सीख सकते तो मैंने ही समझाया है, तो फिर दोबारा भी नहीं सीख सकते, फिर इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा वो ब्लैक टी शर्ट, है ना, जिनके तुम ऐसे पूरा ध्यान से सुनते हो एकदम, हाँ उनसे। तो वही बात है कि अगर उधर उस लेक्चर में नहीं सीख पाए तो अभी भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलो बेटा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है बेटे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऑफ एनर्जी, बेटा जी ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत बता रहा हूं, ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। गैस के एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ केटी होती है। मेरे बच्चों डिटेल में बता रहा हूं, डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी बार जेई मेन में जो आप फॉर्मूला याद करके जाते हैं ना अपने नफरत अपॉन टू, उन्होंने उनको भी पता है कि नफरत अपॉन टू याद करके आए, वो उसके डिटेल में चले गए और एक मॉलिक्यूल की पूछ ले बेटा, तो आंसर आता है हाफ केटी। इसे कहते हैं ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत। किसी गैस के खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, समझना बात को, किसी गैस के खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, तो कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ो, अब उस एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एफ हो सकती है भाई, तीन अलग अलग है, रोटेशनल वाइब्रेशनल सब है, तो उसकी कोई एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे उसके हिस्से में जो एनर्जी आती है उसका नाम है हाफ के टी। हाफ के टी, चाहो तो मैं इसे आर में बदल सकता हूं फिर से, आर बराबर नाक, आर बराबर नाक करते ही के उठाओ बेटे, आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर करूंगा, आंसर आ जाएगा। हो सकता है नीट में ये पूछ ले कि व्हाट इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, और ऑप्शन के की बजाय आर में दे दे बेटे, आंसर क्या आएगा गैस कांस्टेंट के हिसाब से आर इंटू टी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बन गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन बेटा। तो अब ये एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो गैस के एक मॉलिक्यूल की एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी मेरे बच्चों कितनी हो जाएगी, एफ बाई टू के टी। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। एक की एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ के टी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होती है, एफ होती है, एफ बेटा वैसे 3 इंटू एन का फॉर्मूला होता है पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया, तो एफ होती है, तो बेटा जी क्या लिख दू, एफ बाई टू के टी। क्या एक मॉलिक्यूल अब बढ़िया मस्त है एकदम, उसको तुमने उसके हिस्से की पूरी एनर्जी दे दी, अब एक मॉलिक्यूल की इतनी है तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, एक मॉलिक्यूल मेरे बच्चे या फिर एन मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल की बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधा लिख दूं एन एफ बाई टू के टी। इनमें से कोई भी फॉर्मूला मिल सकता है एग्जाम में, कोई सा भी मिल सकता है। चंचल बेटा ठीक है यहां तक, पहले तो क्या ये समझ में आ गया आपको, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल चंचल तुम सही कह रहे हो, कहा नहीं तुमने शायद, लेकिन मुझे समझ में आ गया, एक मिस्टेक हो गई, मुझे यहाँ पे कैपिटल एन लिखना चाहिए था, मैंने बेटा नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से लिख दिया। मैं यहाँ पे गैस के एन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेटे। तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ बेटे कि मैं चाहूं तो अब ये गैस के एन मॉलिक्यूल्स का काम तो मेरा निकल गया, क्या मैं यहाँ पे अब इसको आर ले सकता हूं बेटा, गैस कांस्टेंट। क्या गैस बनाने के लिए इसको बेटा मुझे सिर्फ के को आर में चेंज करना है, तो मैं सीधा लिख दूं आर इज इक्वल टू नाक। क्या मैं के को आर अपॉन एन ए लिख दूं बेटे, जैसे ही के को मैं आर अपॉन एन ए लिखूंगा, एन अपॉन एन ए को स्मॉल एन लिख सकता हूं, जैसे ही मैं के को लिखूंगा, जैसे ही मैं के को लिखूंगा आर अपॉन एन ए, ये हो जाएगा एन आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और यहां पे बेटे टी आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। बताओ क्या यही होगा क्या, अच्छा एफ भी लिख देता हूं बेटा, एफ यहां पे लिख देता हूं, क्या यही हो गया, एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए बेटे जी स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स,
तो नंबर ऑफ मोल्स फिर F, फिर बेटा जी R, T को मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा T अपॉन 2। यहां बेटे मैं अब बात कर रहा हूं एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में। इससे पहले कि कोई स्टूडेंट बोले कि सर ये T को डेल्टा T क्यों किया, तो मेरे बच्चे U को भी तो डेल्टा U कर दिया। अब मैंने इसको बना दिया है फॉर्मूला, ठीक है ना। N अपॉन Na को क्या लिख दिया अपनों ने, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये N क्या है, अब ये वाला N क्या है, ये वाला N है मोल्स की संख्या, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बेटा। अब आप इसको याद कर सकते हो नफरत अपॉन 2, अब इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो नफरत अपॉन 2। पर ये क्या है, ये किसी गैस की इंटरनल, अब कौन सी गैस पढ़ रहे हैं, रियल या आइडियल, कौन सी गैस पढ़ रहे हैं, रियल या आइडियल, आइडियल गैस पढ़ रहे हैं। यही काइनेटिक एनर्जी, यही टोटल एनर्जी, यही इंटरनल एनर्जी, यही इंटरनल एनर्जी। और ये कितनी होती है, नफरत अपॉन 2, नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस कांस्टेंट। मेरे हिसाब से मेरे बच्चों इनमें से कोई एक पूछ लेना चाहिए, तो इनको थोड़ा, वो तो पूछ लिया उन्होंने एग्जाम में इस बार, मेरे हिसाब से बेटा शायद इसी फॉर्मूला को आर के टर्म्स में पूछना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा, बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं अगर पूछूं कर्ण से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, कर्ण बताएगा डेल्टा यू बराबर कितना होगा, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू सिर्फ ये बताएगा और कोई नहीं बोलेगा, आइसोथर्मल। फिर बेटा उसके बाद में कल पढ़ेंगे। अब मैं करता हूं रिलैक्स। अभी आपको ये लॉज वगैरह बताने के साथ साथ थोड़ा सा आज मैं सोच के आया था मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पर मुझे लगता है कल पढ़ाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भी अपने करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगा के कल इसको फ्री कर देंगे। कार्नोट इंजन ऑफिशियली तो आपके सिलेबस से हट चुका है, एक आध लाइन बेटा लिख लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1 माइनस TA1/T2 या Q1/T2 करते हैं अपने सिंक और सोर्स वाला, ऑफिशियली बेटे वो आपके सिलेबस से हट चुका है। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना कि वो है या नहीं है। अब थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ वाला पोर्शन ही हट चुका है, जीरो और फर्स्ट लॉ ही है अपना। तो और सही बताऊं तो क्वेश्चन भी बेटे फर्स्ट लॉ पे ही आता है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें डेल्टा यू कितना हो जाएगा। इसके बाद में तू जाके पानी लेके आ, मैं भागूंगा बाहर। तुम ना एक काम करो बेटे, इसको ओपन करके वो ऑन कर दो, तो एग्जॉस्ट ऑन कर दो। चंचल तुम आंसर बताओ बेटे कितना हो जाएगा। बिल्कुल 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 बेटे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मेरे बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बेटा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। सुहानी बेटा इसका आंसर जीरो हो जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब ये डेल्टा टी जीरो, टी कांस्टेंट, तो डेल्टा टी जीरो, तो बेटा जी ये जीरो। अब फर्स्ट लॉ कल बताऊंगा, पर ऐसा थोड़ी कि तुमने कभी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ सुना नहीं। डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, या हीट जो भी दी जाती है वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में आती है बेटा। आप बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बेटा जी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी कितना हो गया, जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना हीट खिलाओगे पूरा का पूरा वर्क डन में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि डी तो जीरो हो जाएगा। यहां से ये सारे के सारे पॉइंट कनेक्ट होते हैं। जो प्रथम नियम है, डेल्टा क्यू बराबर वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। तो आप खुद सोचो कि आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी में क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। अच्छा वही मैं बताऊंगा वहां पे कि एडियाबैटिक क्या होगा, डेल्टा क्यू जीरो, हीट सप्लाइड जीरो, ठीक है। बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम बताऊंगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, डब्ल्यू बराबर पी डीवी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, ए से डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई, एफ अपॉन ए प्रेशर बन गया चंचल, एफ अपॉन ए प्रेशर बन गया, तो ए इंटू डी एक्स वॉल्यूम भी तो बन गया। तो वहां पे होगा डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डीवी बराबर, और बेटे डीवी बराबर अगर